स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो कहां से बेटा कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइन है? टू क्लोज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या लिखा हुआ है बेटा? डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई, ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हो, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट है। खाली एग्रीमेंट बनने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? एग्रीमेंट का हो। यानी पहला स्टेप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या जरूरी है बच्चे? एग्रीमेंट। लेकिन क्या खाली एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं? मेरा क्वेश्चन है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट? ऑल एग्रीमेंट आर नॉट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर। तो पहला स्टेप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एग्रीमेंट चाहिए, और अगर उस एग्रीमेंट को आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो तो फिर वो क्या बन गया बेटा? और खाली एग्रीमेंट है बेटा, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो एग्रीमेंट तो है बच्चे, पर क्या नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें चेक करो, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाई। फिर बेटा इस कहानी तक पहुंचने के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बहुत लेट आता है। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। भैया आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी। ये बात तो मानते हो बेटा? भैया क्या सेलर और बायर दो पार्टी होती है या नहीं? क्या एक पर्सन बेटा आप खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? कम से कम दूसरे पर्सन का होना। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया बेटा? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, दो पार्टीज है, क्या इससे अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं। एक पार्टी क्या देगी बेटा? ऑफर। एक पार्टी क्या देगी? और जो ऑफर देगी पार्टी, उसको हम दूसरा नाम क्या होता है? उसका नाम ऑफरर। उसका नाम क्या होता है बेटा? ऑफर। ठीक है बेटा, एक पार्टी ऑफर देगी, खाली ऑफर की कोई औकात है क्या बेटा जब तक उस पर एक्सेप्टेंस ना मिले? भाई धमाका कब होगा? मेरे पास बम तो है, लेकिन जब उसमें आग लगाऊंगा तभी तो धमाका होगा। तो आग क्या है बेटा? एक्सेप्टेंस। खाली ऑफर दिया मैंने बेटा, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, हाँ बेटा पीछे बच्चा बैठा हुआ है ऑफर, वो सुन ही नहीं रहा मेरी बात। उस ऑफर पे जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी कुछ फायदा ही नहीं है। ऑफर के साथ क्या भी जरूरी है बेटा? और जैसे ही बेटा ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस आ गया, इसी को हम बोल देते हैं प्रोमिस। क्या बोल देते हैं? पिंकी प्रॉमिस। क्या हो गई बेटा? ये प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। लेकिन सुनना बेटा, हमें ऐसा लगता है बेटा प्रोमिस मेरी तरफ से प्रोमिस नहीं होगी, प्रोमिस का भी सेट ऑफ प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिस। बेटा अगर मैं कुछ बात की प्रोमिस कर रहा हूं तो उधर से भी एक प्रोमिस होती। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं प्रोमिस कर रहा हूं सर हम क्लास में आएंगे, आप भी तो एक प्रोमिस कर रहे हो। तो प्रोमिस क्या है बेटा? सेट ऑफ प्रोमिस, यानी एक रेसिप्रोकल प्रोमिस का होना जरूरी है। सेट ऑफ प्रोमिस का मतलब दोनों पार्टी प्रोमिस कर रही। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, खाली प्रोमिस की कोई वैल्यू है? हाँ बेटा, प्रोमिस के साथ क्या जरूरी है? कंसीडरेशन। खाली प्रोमिस की कोई वैल्यू नहीं है, प्रोमिस में क्या जोड़ो बेटा? कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा मुझे क्लास में छोड़ देगा, बाइक है इसके पास, कह रहा है कि सर हाँ कल मैं आऊंगा, प्रोमिस करता हूं आपको घर से लेके जाऊंगा, आप मेरे सर हो, क्यों नहीं छोड़ूंगा मैं। देखा जाए बेटा प्रोमिस इसने भी की है, मुझे तो फायदा हुआ, इसे क्या फायदा हुआ? कंसीडरेशन था क्या? लेकिन ऑटो वाला मुझे छोड़ रहा है तो मुझे भी फायदा, ऑटो वाले का भी फायदा। तो खाली प्रोमिस की कोई औकात नहीं है जब तक उस प्रोमिस के साथ क्या ना हो बेटा? एक दूसरे को कंसीडरेशन। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना जरूरी है, समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ज्ञान मिलेगा बेटा, आप पास होगी, आपके लिए वो कंसीडरेशन है, और मुझे क्या मिलेगा? पैसा। तो ये क्या है बेटा? कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो प्रोमिस में अगर मैं कंसीडरेशन जोड़ दूं तो बच्चे क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। क्या बन जाएगा?
और एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर वो एग्रीमेंट आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हो, अगर वो एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्स हो सकता है, तभी जाके वो क्या बनेगा बेटा? एग्रीमेंट में मैं क्या भी जोड़ देता हूं? एनफोर्सेबल बाई लॉ। तो अगर एनफोर्सेबल बाई लॉ कर दूं, तब जाके हम कहां पहुंचेंगे बेटा? ये बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी या नहीं? पूरी ये जर्नी समझ में आ गई बेटा? तो कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए एक पार्टी का ऑफर जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है, उसी से प्रोमिस बनेगी। और प्रोमिस की खाली कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस प्रोमिस में एक दूसरे के लिए क्या ना हो बेटा? कंसीडरेशन। तब हम किस पे पहुंचेंगे? एग्रीमेंट पे। और अगर उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो वो एग्रीमेंट किस नेचर का होना चाहिए जिसे आप कोर्ट में जाके एनफोर्स? अगर वो एग्रीमेंट तो है बेटा, एक बात बताओ, माइनर के साथ हमने एग्रीमेंट किया, कर लो भैया एग्रीमेंट, कल को कोर्ट में जाओगे, कोर्ट बोलेगा भैया माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है बिनिसियो, ये तो गलत था। तुमने तो माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन क्या इसे कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो? तो एग्रीमेंट तो था, लेकिन कल को कोई दिक्कत हो गई, क्या आप कोर्ट में जाके उसे एनफोर्स करा पाओगे? नहीं। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट लास्ट क्लास में बताया था, एग्रीमेंट तो है वो। सोशल और डोमेस्टिक क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो बना सकते हो तुम सोशल डोमेस्टिक। याद आया कल बेटा, फादर ने डॉटर को ऑफर दिया था, फाउंडेशन में पास हो जाओगे तो स्कूटी दिलाऊंगा। तो ये कौन से नेचर का एग्रीमेंट है बेटा? सोशल। ठीक है बेटा, सोशल एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट तो है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब बेटा यहां से समझो, मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? अब सुनना मेरी बात बेटा, सबसे पहले जो मुझे आज कवर करना है बेटा, चलो, एग्रीमेंट का मतलब देखो बेटा, कोई बच्चा बताएगा मैं एग्रीमेंट क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें चाहिए, एग्रीमेंट प्लस। तो क्या मुझे दोनों टर्म को भी समझाना चाहिए? वैसे तो मैंने इस फॉर्मूले से सब कुछ समझा दिया, लेकिन लैंग्वेज में फॉर्मूला तो नहीं पेपर में लिख के आओगे, मैथ का पेपर नहीं है, लॉ का पेपर है, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी तभी नंबर मिलेंगे। तो बेटा हमें दो चीजें चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट प्लस। तो सबसे पहले एग्रीमेंट बेटा कहां डिफाइन है? टू क्लोज। सारे बच्चे बेटा चैप्टर 1 के साथ साथ अपने घर पे जाके सारे सेक्शन जरूर लिखे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? टू क्लोज एच। और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां से एक वर्ड क्या निकल के आया? तो जब हम एग्रीमेंट का मीनिंग देख रहे हैं लॉ में, तो कहां डिफाइन है? टू क्लोज ई। एग्रीमेंट कहां डिफाइन है? तो देखना क्या लिखा है एग्रीमेंट में, पढ़ना बच्चों, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस। भैया प्रोमिस मेरी सेट का मतलब ग्रुप, इधर से भी प्रोमिस होगी और आपकी भी तरफ से एक प्रोमिस होगी। तो एवरी प्रोमिस एंड फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर, यही तो बताया था मैंने, प्रोमिस में क्या जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला क्या है बेटा एग्रीमेंट पे जाने के लिए? प्रोमिस प्लस। और प्रोमिस कैसे बनेगी? जब एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी क्या करेगी? तो मुझे बताओ, पेपर में एग्रीमेंट का मीनिंग लिखने को आ गए तो क्या लिखोगे? एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिस। एक प्रोमिस मैं आपको कर रहा हूं, एक प्रोमिस आप मुझे कर रहे हो, तो इस सेट ऑफ प्रोमिस हो गया रेसिप्रोकल प्रोमिस। लेकिन उस प्रोमिस में क्या होना जरूरी है? खाली प्रोमिस की कोई औकात जब तक उसमें क्या ना हो बेटा? कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब बेटा यहां से क्या निकल के आया? अब एक वर्ड क्या निकल के आया जब मैं एग्रीमेंट पढ़ा रहा था? जब मैं एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूं तो उससे एक वर्ड निकल गया प्रोमिस, आया या नहीं? तो क्या मुझे प्रोमिस भी बताना पड़ेगा? तो ऐसे ही बस चीजें निकलती जा रही है, उसको समझना है। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट ने हमें एक वर्ड दिया एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट हमने कहां से पढ़ा? टू क्लोज ई। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर। तो मुझे बताओ क्या एक वर्ड प्रोमिस आया है? नहीं। कहां से आया ये वर्ड? एग्रीमेंट से। तो अब हमें क्या भी पढ़ना पड़ेगा? प्रोमिस का मतलब क्या है लैंग्वेज में? वैसे तो प्रोमिस का मतलब तुम समझ गए, ऑफर प्लस, लेकिन क्या पेपर में लिख के आ जाओगे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस? मैथ का पेपर है, फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। तो प्रोमिस एक्चुअल में कहां डिफाइन है? टू क्लोज। क्या लिखा है बेटा? व्हेन द पर्सन टू हुम
द प्रपोजल, सारे बच्चे माइंड सेट करो, जब भी लॉ में मैं प्रपोजल बोल रहा हूं इसी को ऑफर बोलते हैं। ऑफर का दूसरा नाम क्या भी होता है बेटा? प्रपोजल। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब कम्युनिकेट, हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल ऑफर इज सेड टू बी, और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो कुल मिला के यहां क्या निकल के आई? एक पार्टी क्या दे रही है एक को, और उधर से क्या दे रहा है बेटा? वो कम्युनिकेट करके अपनी। और अगर ऑफर एक्सेप्टेंस को हम, तो ये क्या निकल के आता है? तो आराम से पढ़ो, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। मैंने बेटा आपको एक ऑफर दिया, मैंने क्या ऑफर दिया? मैं ऑफर दे रहा हूं, क्या आप मेरा ये आईफोन खरीदोगे? मैं इसको सेल करना चाहता हूं। अब मना कर ले बेटा, लेकिन ऑफर तो है। भैया उसने मना कर दिया, उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो आगे बात ही नहीं बढ़ी। पहले एक पार्टी ऑफर देगी नहीं, मैं ये आईफोन सेल करना चाहता हूं, कोई बच्चा इसे खरीदना चाहता है, उसने कहा एक्सेप्टेंस, मैंने ऑफर दिया, मुझे पैसे मिलेंगे, इसे फोन मिलेगा, क्या कंसीडरेशन फॉर ईच अदर है या नहीं? तो पहले तो एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो बेटा यहां पे देखो, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल का मतलब हमने एक पर्सन, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देगी, और वो उस पर क्या करेगा? कम्युनिकेट, अपनी एसेंट, सहमति देगा। एसेंट का मतलब सहमति। भैया मैंने आपको ऑफर दिया, तो आपने कहा हाँ सर मैं खरीदूंगा, ये क्या थी आपकी? एसेंट। जैसे ही प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक बार एक्सेप्टेड हो गया, वही क्या बन जाती है बेटा? तो कुल मिला के अगर पेपर में तुमसे पूछे कि प्रोमिस में चार बातें ध्यान रखनी है, आप ऊपर का मत लिख के आओ, ये चार बात लिख के आओ। एक तो लिखना, प्रोमिस कहां डिफाइन है? एज पर सेक्शन 2 क्लोज बी। और देखो प्रोमिस की चारों वर्ड, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज, यानी क्या मैं कह सकता हूं ये ऑफर की बात हो रही है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या दे रहा है बेटा? प्रपोजल, ऑफर दे रहा है। और दूसरे ने क्या बेटा? सिग्निफाई हिज एसेंट ऑन दैट। तो क्या मैं कह रहा हूं ये एक्सेप्टेंस है या नहीं? द प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड, और एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम, क्या यही डेफिनेशन को 4 पॉइंट में तोड़ दिया? तुम्हें पेपर में उसको इतने सिंपल वे में समझा के आना है, टू द पॉइंट, उसको आसानी से समझ में। जिस बच्चों को ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही, उसे सिर्फ ये 2 क्लोज बी लिख के ये चारों पॉइंट लिख दे, तो भी ओरिजिनल डेफिनेशन कोई एक लिख सकते हो। या तो आप ओरिजिनल डेफिनेशन या लिखे, इसको समझने में दिक्कत होती है, इसे लिखने में दिक्कत होती है, बस इससे पहले ये जरूर लिख दें, एज पर सेक्शन 2 क्लोज बी, प्रोमिस मींस, यानी ये चारों पॉइंट भी तो कहां से आए हैं बेटा? जिसको ये 4 पॉइंट याद हो गए नालायक, वो ये भी तो लिख सकता था। सेम ही तो है दोनों। लो को आप तोड़ तो सकते हो पर छोड़ नहीं सकते। लो को आप तोड़ सकते हो पर छोड़ दिया तो क्या पता उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया। लो को याद करने का और लिखने का तरीका क्या है? लो को तोड़ तोड़ के पढ़ो, लेकिन छोड़ के मत पढ़ना कि अरे ये पैरा तो रेलिवेंट नहीं है। कैसे हो सकता है? लॉ मेकर ने एक पैरा लिखा है और रेलिवेंट क्यों नहीं है? तेरे समझ में नहीं आया तो बोल रहा है इरेलीवेंट है। गलत बात। लो का हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब है। लो को आप तोड़ सकते हो, छोड़। अब बेटा एग्रीमेंट का मतलब वही बात आ गई, ऑफर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। ये देखो, ये आपके मॉड्यूल ही है पूरा एज इट इज, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें दिख रहा होगा वर्ड बड़े हैं, थोड़ा सा उससे बेटर लगेगा। अब कुछ बच्चे कह रहे कि नहीं नहीं सर हमारे मॉड्यूल से एग्रीमेंट क्यों बता रहे हो? अरे जो तुम्हारे मॉड्यूल में एग्रीमेंट लॉ मेकर ने लिखी है वही तो मैं बताऊंगा। दुनिया के सभी मास्टर की बुक में एग्रीमेंट का मतलब सेम ही होगा। या ऐसा तो नहीं हो सकता अरुण सर कह रहे आई एम यूनिक पर्सन, मैं यूनिक टीचर हूं, तो हम बनाते हैं अपनी एग्रीमेंट की खुद से डेफिनेशन, तो फिर मेरा नाम अरुण चौहान ना होकर पार्लियामेंट चौहान हो जाएगा। अगर मैं लॉ को चेंज कर सकता हूं तो फिर मैं पार्लियामेंट हूं ना। तो जो बेटा आप एग्रीमेंट के एक्चुअल डेफिनेशन है वो सबकी बुक में सेम लिखी होगी, लॉ थोड़ा चेंज हो जाएगा किसी की बुक से, और आपका मॉड्यूल का कंटेंट सॉलिड है। बस जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक इसलिए दिया वो इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे। आप अपने मॉड्यूल को पढ़े, मैं अपने भी नोट्स भेजता रहूंगा, कंटेंट सेम ही है। दुनिया की किसी बुक से लॉ पढ़ लो, किसी की बुक में एक वर्ड का भी चेंजेस। ऑफर का मतलब सेम रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही रहेगा, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई, आप किसी की बुक से पढ़ो। ठीक है बेटा।
अब दूसरा वर्ड क्या आ गया बेटा, एनफोर्सेबिलिटी बाई। भैया हमें एग्रीमेंट समझ में आ गया। एनफोर्सेबिलिटी बाई लॉ का मतलब क्या है बेटा, एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू ए लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स ए ड्यूली एनफोर्सेबल बाई। कौन बच्चा बताएगा एनफोर्सेबिलिटी बाई लॉ को थोड़ा एक्सप्लेन करके। हाँ बेटा, एनफोर्सेबल बाई लॉ का मतलब क्या है बेटा, एग्रीमेंट है कोई बेटा, एनफोर्सेबल बाई लॉ का कल मैंने कुछ प्रिजम्पशन बताई थी। एग्रीमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बिजनेस एग्रीमेंट और एक होती है सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट। अभी समझो, एक एग्रीमेंट कौन से होते हैं बेटा, बिजनेस एग्रीमेंट। अब बच्चे कहेंगे सर पेपर में क्वेश्चन आ गया बिजनेस एग्रीमेंट, मैं कैसे पता करूंगा ये बिजनेस एग्रीमेंट है। आप दुकान पे गए, सामान खरीद रहे हो, दिमाग की नहीं लगाना है कौन सा एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट। तो जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं यूजुअली प्रिजम्पशन क्या है वहां पे, जब भी कभी कोई बिजनेस एग्रीमेंट बनेगा यूजुअली क्या प्रिज्यूम करना है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में होती है उनकी इंटेंशन क्या होती है, टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यानी बिजनेस एग्रीमेंट आप हमेशा कोर्ट में एनफोर्स करा सकते। आपने कोई बिजनेस एग्रीमेंट किया, एक पार्टी बेटा वादा पूरा नहीं कर रही है, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कहां जा सकती है बेटा, कोर्ट में जा सकते हैं। उस एग्रीमेंट को क्या करा सकती है, एनफोर्सेबल बाई लॉ। तो जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं यूजुअली क्या प्रिज्यूम करके चलना है बेटा आपको, देयर इज ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। यानी बिजनेस एग्रीमेंट में हमेशा क्या क्रिएट होती है, लीगल रिलेशंस। लेकिन जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट तो है, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। कल मैंने दो एग्जांपल दिए थे सोशल और डोमेस्टिक का, याद आया। फादर ने प्रॉमिस किया बेटी को बेटा कि अगर आप पास हो गए तो स्कूटी दिलाऊंगा, फादर की तरफ से ऑफर, ठीक है बेटा। तो वहां पे एक बात बताओ मुझे, क्या फादर और बेटी जब एग्रीमेंट बना रहे थे क्या उनके दिमाग में कोई ऐसी इंटेंशन थी कि अगर किसी ने वादा पूरा नहीं किया, पापा ने वादा पूरा नहीं किया, पापा को मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी? नहीं। क्या इंटेंशन थी, क्या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था? तो जितने भी सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं यूजुअली क्या प्रिज्यूम करके चलना है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट, प्रिज्यूम करना है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो समझ जाना जो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट है वो बेचारे एग्रीमेंट तो है बट क्या नहीं है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसका मतलब वो एग्रीमेंट तो है बट नॉट एनफोर्सेबल बाई। एक मैंने और एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, आदर्श ने अपने बर्थडे पे सबको इनविटेशन दिया कि सबको शाम को आना है, पार्टी है सबकी। तो आदर्श ने क्या दिया, ऑफर। भैया ऑफर है या नहीं? उधर से आपको क्या था बेटा, एक्सेप्टेंस। आप सबने बोला था हम आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। इसने इतना सारा खाना बनवाया बेटा, वो सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया। क्या ये आपके खिलाफ केस कर सकता है? क्योंकि ये सोशल और डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है और यूजुअली हम क्या प्रिज्यूम करते हैं, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अब एक क्वेश्चन है मेरा, देखता हूं पूरी क्लास में यहां गलती करके आते हो पेपर में, क्या हमेशा अनुभव बताएगा क्या जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं क्या वो हमेशा ये प्रिज्यूम करेंगे देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? जनरली मान के चलना जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं उसमें क्या नहीं होती बेटा, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट। लेकिन अगर सोशल डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है पर इंटेंशन थी कोर्ट में एनफोर्स करने की, तो फिर भले ही वो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो बट वो क्या हो सकता है, एनफोर्सेबल बाई। जैसे बेटा मैंने बताया था श्रुति को बेटा पापा ने फाउंडेशन में पागल बनाया, इंटर में स्टैम्प पेपर लेके आ गई, कह रही कि पापा पिछली बार मुझे पता है फाउंडेशन में क्या किया था। अब सारी बातें एग्रीमेंट में हुई है, क्या जिस दिन एग्रीमेंट बन रहा था अब श्रुति की इंटेंशन है मैं कोर्ट में चली जाऊंगी? इंटेंशन है ना, लेकिन है आज भी सोशल डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट। लेकिन क्या आ गई बेटा, अगर सोशल डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट में इंटेंशन आ जाए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो फिर वो भी क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन बच्चे क्या रट लेते हैं,
सर ने हमें एक बात सिखाई है, सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट में तो यूजुअली क्या प्रिज्यूम करना, अबे यूजुअली प्रिज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि सोशल डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट में क्लियर है कि हम इससे क्या करा सकते हैं, एनफोर्सेबल बाई, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन दोबारा सुनना, बिजनेस एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट में यूजुअली क्या प्रिज्यूम करना है, कुछ नहीं सोचना है। जब भी कोई बिजनेस एग्रीमेंट दिखे तो समझ जाना लॉ हमें क्या अलाउड करता है बेटा, देयर इज ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट। लेकिन अगर बिजनेस एग्रीमेंट में दो कंपनी ने बिजनेस एग्रीमेंट किया हुआ है और एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बोल रखा है कि आप हमारे अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाओगे, और वो भी एग्री थी, तो है बिजनेस एग्रीमेंट, लेकिन इंटेंशन थी क्या कोर्ट में जाने की, तो बिजनेस एग्रीमेंट भी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इंपॉर्टेंट बेटा, सिर्फ पेपर में बिजनेस एग्रीमेंट सोशल डोमेस्टिक देखोगे, साथ में इंटेंशन भी देखोगे। समझ आया नहीं? हाँ बेटा, सोशल डोमेस्टिक अभी ये बोला तो बेटा मैंने, पापा ने, फादर ने प्रॉमिस किया बेटे को, ये डोमेस्टिक यही तो बोला। सोशल जैसे बेटा उसके नेचर से पता चलेगा, जैसे मैंने अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया, तो बिजनेस एग्रीमेंट तो नहीं है। फादर ने बेटी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको क्या दिलाऊंगा, स्कूटी दिलाऊंगा, तो इसके नेचर से पता चल रहा है ना, नेचर से पता चलेगा, ये नहीं कि कहीं लिखा होगा। भाई फादर ने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया, या हस्बैंड ने अपने बेलफर वर्सेस बेलफर का एक केस पढ़ा होगा, एक पति अपनी पत्नी को क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको ना बेटा 10,000 रुपए महीना दिया करूंगा, तो ये बिजनेस एग्रीमेंट है, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो ये आपको सिचुएशन से पता चल जाएगा। अभी बताया वाइफ, जब भी हस्बैंड वाइफ का इस तरीके से, यह आएगा फादर का डॉटर का, बताया मैंने। अभी मैंने क्या बताया, इनविटेशन दिया खाने पे आने का, एक किसी बेटा मैंने अपने बर्थडे पे किसी सेलिब्रिटी को बुलाया था, उसने बोल दिया बेटा मैं आऊंगा, वो नहीं आया, क्या उस पर केस कर सकते हैं? नहीं। तो ये ऐसे नहीं उसने कहीं लिखा है कि सोशल डोमेस्टिक क्या होती है, उस सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से तुझे खुद पता चलता है। अब तू दुकान से सामान लेने जा रहा है, तो उसे सोशल बिजनेस वो बोलेगा सोशल और डोमेस्टिक। अगर दुकान से कुछ भी सामान लेके आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कौन सा एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट। क्लियर बेटा? अब बेटा जो अभी हमें पढ़ना है बेटा, आज का पहला क्वेश्चन सारे बच्चे लिखो, जो मुझे कल अगली क्लास में सारे बच्चे लिख के दिखाओगे। पहला क्वेश्चन इस पेपर के लिए बेटा, एक तो बेटा ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन जो डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्वेश्चन बेटा सबको प्रैक्टिस करके आनी है बेटा, सब मुझे यहां लिख के दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन बेटा, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्वेश्चन बेटा। अगले उसमें दो क्वेश्चन का बेटा टेस्ट होगा कल ही, साथ के साथ बेटा जिसको पास होना है अच्छे नंबर से बेटा, जो मैं बता रहा हूं एक सेपरेट रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेंटेन करे, और जो मैं डेली पढ़ा रहा हूं बस उसी पे फोकस कर। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बिना देखे बेटा, मैडम आप बताओ एग्रीमेंट कहां डिफाइन है, ये भी तो एक डिफरेंस है। टू क्लोज, एच बता रहा है कहीं बच्चे, कितने नालायक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहां डिफाइन है, क्या मुझे बताओ, ये पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप डिफरेंस, कुछ मूर्ख आदमी बस इतना लिख के आएंगे, आपको पूरा लिखना है। टू क्लोज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टू क्लोज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट का मतलब तो सबको पता है क्या होता है एग्रीमेंट, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर, तो अभी बताया मैंने प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। इधर क्या है बेटा, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई, एग्रीमेंट प्लस लीगल, अगर किसी एग्रीमेंट की लीगल एनफोर्सेबिलिटी है तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वाइडर टर्म, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है बेटा, यानी ये वाइडर टर्म एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, नैरो सेंस। कोई प्रूव कर सकता है? जब मैं एग्रीमेंट बोलता हूं ना, उसमें सोशल भी आते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ रहे हैं, माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट भी आ रहे हैं। तो वाइडर टर्म किसका है, एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट में किसको भी कवर किया जाएगा, सोशल और डोमेस्टिक, माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट।
लेकिन ये क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। ये सिर्फ किसको कवर करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। और ये क्या है, वाइडर, इंक्लूडिंग बोथ लीगल एग्रीमेंट एंड सोशल। बेटा यहां पे क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन। हाँ बेटा ये पॉइंट पढ़ो, एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू पार्टीज। इसका मतलब क्या है बेटा, एक बात बताओ, माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, माइनर के साथ क्या किया, ऐसा नहीं कि माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, पर दिक्कत है क्या है, अगर उस माइनर ने कुछ गलत किया, क्या कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हो? तो भैया अगर आप बनाओगे बेटा एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज को, बेटा एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू पार्टीज। बेटा एक बात बताओ, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जिसके साथ गलत हुआ, क्या उसे उसके राइट्स है बेटा, क्या वो कोर्ट में जा सकता है? जा सकता है। अरे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट में कैसे कोई पार्टी जा सकती है बेटा कोर्ट में, वो तो एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसके अंदर आपको राइट्स क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द। भैया जो सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, क्या यहां पे आपका राइट है, अगर आपके साथ गलत हो जाए क्या आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हो? नहीं। लेकिन इधर क्या लिखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सर्टेन राइट टू एवरी पार्टी। समझ आया नहीं? कॉन्ट्रैक्ट में बेटा जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास राइट्स है, वो कोर्ट में जाके जो उसके साथ गलत हुआ है बेटा उसके लिए कंपनसेशन और डैमेजेस मांग सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है बेटा, सिविल लॉ, ना कि क्रिमिनल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, सिविल लॉ। यहां पे सिर्फ हमें कंपनसेशन और डैमेजेस मिल सकता है। मैं तेरे से फीस लेके तुझे ना पढ़ाऊं तो तू मुझे जेल नहीं भेज सकता है। क्रिमिनल लॉ, तू कोर्ट में जाके जो तेरा नुकसान हुआ है फीस का, जो तेरा आने जाने का खर्चा है बेटा, वो कोर्ट से मेरे से क्या करा सकता है, ले सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, इनके इतना पैसा दो, आपने गलत किया। लेकिन मुझे जेल नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सा लॉ है बेटा, सिविल लॉ। सिविल लॉ का मेन पर्पस होता है कंपनसेशन रिसीव करना रेदर देन पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ में पेनल्टी भी लगेगी और जेल भी होती। और नेचर क्या है बेटा, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। मुझे बताओ ये चारों पॉइंट लिख लोगे या नहीं? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, बेस, पहला चैप्टर का बेस बनाने में टाइम लगता है, फिर इतनी दिक्कत। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं बेटा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सारे बच्चे बेटा, दूसरा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, सारे बच्चे लिखेंगे असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसकी वेटेज लिखो 10 मार्क्स। सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो 4 मार्क्स का है। मिनिमम 4 मार्क वो होने चाहिए डिफरेंस। ज्यादा लिख दो तो बहुत अच्छा है, आत्मा खुश हो जाएगी मेरी। पर 4 से कम लिखा बेटा, 3 लिखे तो 3 नंबर नहीं दूंगा, फिर 2 दूंगा। 4 लिखोगे तो 3 दूंगा। सारे नंबर आते ही नहीं, 100 में से 100 किसी के आते ही नहीं लो में, तो 1 नंबर तो मैं सबका वैसे ही काट देता हूं बेटा, ताकि तुम गलत फहमी में ना रहो। पता चला यहां तो 70 आते थे, वहां 17 आए। ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, असेंशियल फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा कुछ बातें तो मैं कौन से सेक्शन के रेफरेंस से बताऊंगा, ये बात तो पहला सेक्शन आज याद करना शुरू करो। पेपर में आएगा असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन से सेक्शन का रेफरेंस भी देना, सेक्शन 10। और कुछ नोट गिवन बाय सेक्शन 10 बट ऑल्सो कंसिडर असेंशियल, यानी कुछ तो सेक्शन 10 के एलिमेंट है और कुछ अदर देन। यानी बेटा ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आया असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या सिर्फ सेक्शन 10 के रेफरेंस से हमें असेंशियल एलिमेंट पता चलते? नहीं, और भी बहुत अलग से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन दे रखे हैं, उनका भी ध्यान में रखना है। कुछ डिसाइडेड केस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। 3 चीजें बोलो मेरी, एक तो सेक्शन 10 का रेफरेंस, अदर सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कुछ डिसाइडेड केसेस, कुछ डिसाइडेड, उनके रेफरेंस से आप आंसर दोगे असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके मॉड्यूल में देखना बेटा किस तरीके से लिखा हुआ है, बेटा ध्यान से सुनना। पहले इधर देखो, 6 पॉइंट सेक्शन 10 से बताओ मुझे, क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप एग्रीमेंट।
एक एग्रीमेंट बेटा एनफोर्सेबल बाय लॉ तभी होगा जब ये सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद हों। एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तभी होगा जब सेक्शन 10 के एलिमेंट मौजूद हों। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट तो है बट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सबसे पहले तो क्या ही होना चाहिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, और एग्रीमेंट के साथ जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है उसकी कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। बेटा सुनना मेरी बात, क्या दो पार्टीज होती है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी उनकी जो कंसेंट है, हाँ भाई साहब, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। क्या नाम है बेटा? और बेटा क्या बोलते हैं, और नया बच्चा कौन कौन आया आज? एक तो ये है, हाँ बेटा, तो बेटा ध्यान से मुझे बताना बेटा, मैंने तेरे गन लगाई और गन लगा के तुझे क्या बोला, ये रही अपन की गन। गन लगा के क्या बोला बेटा, तेरा परिवार बड़ा है, बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, चलता ही जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर। अब मुझे ये बता बेटा, साइन करेगा या नहीं करेगा? कर देगा। कह रहा है कि साइन कर दिया बेटा, कंसेंट है या नहीं? किसी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कंसेंट नहीं चाहिए, फ्री कंसेंट। साइन किस लिए किया? धमकी इस लेवल की थी, तेरा परिवार बड़ा है, बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, चलता ही जाए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कंसेंट तो है बट फ्री कंसेंट, सिर्फ कंसेंट चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, फ्री कंसेंट। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये अपने आप में यूनिट 3 में बेटा एक चैप्टर बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा? एक, तो क्या मैं फ्री कंसेंट की सारी बातें तो फिर भी नहीं बता सकता, अभी तो बस इतना समझो, जब भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी तो उनकी कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट। जबरदस्ती डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट एंटर ऐसा भी हो सकता है बेटा, यहां पे तो मैंने इसको फिजिकल प्रेशर दिया। अब बेटा सुनो, वो पीछे लड़का बैठा हुआ है बेटा, अरुण बाबा, मैं बेटा अपने चेले को समझा रहा हूं, बेटा क्या मोह माया में फंसा हुआ है तू। कह रहा बाबा ये फोन ले लो। धमकी तो नहीं दी, तुझे धमकी दी थी। उसको क्या था बेटा? मोरल प्रेशर। मोरल प्रेशर कब आता है बेटा? जब एक पार्टी डोमिनेटिंग हो, एक पार्टी क्या हो, और एक पार्टी है वीकर पार्टी। मुझे बताओ, गुरु और चेले में डोमिनेटिंग पार्टी कौन है? मैं। और आप कौन हो? वीकर पार्टी। अब बेटा सुनना, डोमिनेटिंग पार्टी ने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। ये बेटा श्रुति, मैंने कहा बेटा क्या रखा है दुनिया में? अरे बाबा सर ये फोन ले लो, मेरा घर भी ले लो, साइन करके चले गया। मम्मी ने पापा ने 2 थप्पड़ मारे, अरे बाबा ने इन्फ्लुएंस कर दिया था। मुझे बताओ क्या फिजिकल प्रेशर था, मोरल प्रेशर था? तो कंसेंट बेटा क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट। खाली कंसेंट मत देख लेना पेपर में, फ्री। तो जल्दी से बताओ, सेक्शन 2 में सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट चाहिए। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी, जो 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी, उनकी कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट। पूरा चैप्टर आएगा, टेंशन मत लो कभी जिसको नहीं समझ में आया, चैप्टर बनेगा पूरा। पार्टी टू बी कॉम्पिटेंट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी एंटर कर रही है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब मेजर। श्रुति के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते क्योंकि श्रुति माइनर है या नहीं बेटा? 15 साल 16 साल 16 साल, तुम भी बेटा बहुत सारे माइनर हो, 18 से कम हो, है या नहीं? तो बेटा पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी वो क्या नहीं होनी चाहिए? माइनर। क्या नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? मेजर। साउंड माइंड। जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए बेटा? साउंड माइंड। क्या नहीं होनी चाहिए? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड किसको बोलते हैं बेटा? अरे बेटा बेटा सुनना, कई बच्चों को लगता है अनसाउंड माइंड पागल होता है। इडियट कौन होता है फिर? लुनेटिक कौन होता है? अब सुनना बेटा, अनसाउंड माइंड का मतलब सुनो क्या है बेटा? अनसाउंड माइंड ऐसा पर्सन जिसे अपने सही और बुरे की समझ ना हो। बेटा जब वो डिसीजन ले रहा है, जिस बंदे को अपने क्या ना हो बेटा, जिसके पास क्या ना हो बेटा, जिसे एक जजमेंट नहीं ले सकता, जिसे अपने सही और बुरे की समझ ना हो। एक बात समझो, सुनो बेटा,
सुनो बेटा, अनसाउंड माइंड कैसे पकड़ोगे पेपर में। ये लड़का मिश्रा साहब बेटा, इसकी मैडम छोड़ के चली गई, 3 बोतल वोडका रखी हुई है बेटा, 2 पी चुका है। अब बेटा इसके पास अरुण सर आते हैं, समझ गए बेटा, अभी इसका माइंड क्या है, अनसाउंड माइंड। अभी से सोचने समझने की इसकी, मैं कह रहा हूं यार कि अपना घर दे दे, कह रहा है कि जब पारो ही चली गई घर का क्या करेंगे। जब पारो ही चली गई, बताओ मुझे बताओ, क्या इसे उस टाइम पे समझ है। ये क्या है, अनसाउंड माइंड। पहला एग्जांपल समझ में। ये बेटा अपना आदर्श, ये बेटा 5 दिन दारू पीता है। उस दिन मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, क्या ये बेटा अनसाउंड माइंड था या नहीं। इसे कैपेबल नहीं था बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन समझ ही नहीं पा रहा था। पता मैंने इसको क्या बोला बेटा, मैंने कहा कह रहा है 1 बोतल और चाहिए, मैं कहा एक घर दे दे अपना, कह रहा घर दे दूंगा, बस 1 बोतल चाहिए 250 वाली। 250 में घर आता है, कोई समझदार आदमी 250 रुपए में अपना घर देगा। तो क्या ये, अगर ये प्रूव कर दे कि जब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं कैपेबल नहीं था, मुझे टर्म एंड कंडीशन समझ में नहीं आई थी, मेरा दिमाग तो नशे में था। बात समझो। छाया बेटा मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, फिर भी इसके रिश्तेदार क्या करे बेटा, साइन कर दे, साइन ले लिया। अब मुझे बताओ ये कैपेबल ऐसे समझ में आ रहा है मिर्गी के दौरे में। क्या नाम है बेटा, जिज्ञासा, 106 बुखार, 105-6। अब मुझे बता इसका दिमाग काम कर रहा होगा उस टाइम पे जब आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। अब ये हल्का सा ये भी चैप्टर बनेगा, ये भी क्या बनेगा, पर मुझे बताओ हल्का सा अनसाउंड माइंड समझ में आ गया। इडियट वो होता है जो जन्म से पागल हुआ। और सुनना बेटा, मैं 5 दिन पीता हूं, मंगलवार को नहीं पीता हूं। उस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तो साउंड माइंड, यानी ये भी चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, उस दिन में साउंड माइंड था या, तो मंगलवार को तो मैं साउंड माइंड था। कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ था, मंगलवार। यानी जब ये साउंड माइंड अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, उस दिन आपको चेक करना था आप साउंड माइंड थे या। हाँ बेटा, तीसरा बेटा ध्यान से सुनना, पार्टी टू बी कॉम्पिटेंट, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई। बेटा लो ने कुछ चीजें डिस्क्वालिफाइड कर रखी है, जैसे बेटा समझना, अंजलि बेटा जेल में है, जेल से ही कह रही है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूंगी, ये कन्विक्टेड है, ये दोषी है। क्या कन्विक्टेड बेटा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, डिस्क्वालिफाइड बाई लो। बेटा भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, एक बंदा कह रहा प्याज मंगाऊंगा वहां से कॉन्ट्रैक्ट, ओनियन मंगाता हूं, क्या बेटा ड्यूरिंग वॉर, ट्रेडिंग विद एनिमी इज वॉइड एब इनिशियो, ट्रेडिंग विद एनिमी इज वॉइड एब। अगर एनिमी के साथ ड्यूरिंग द वॉर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसे क्या माना जाएगा, वॉइड एब। वॉइड एब इनिशियो को तो शुरू से ही गलत। तो बेटा इसको बोलते हैं एलियन एनिमी, क्या बोलते हैं, तो एलियन एनिमी क्या है, डिस्क्वालीफाइड। एलियन फ्रेंड भी होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। अब कुछ एलियन का नाम सुन के करते जादू, अबे एलियन का मतलब वो वाला एलियन नहीं, एलियन का मतलब समझ गए बेटा, दुश्मन देश। एलियन फ्रेंड भी होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन खराब नहीं। नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं बेटा, वीजा वगैरह भी नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, एलियन फ्रेंड। चलो बेटा बताओ भाई जल्दी से मुझे, सेक्शन 10 क्या बोलता है, असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी एग्रीमेंट को अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ करना चाहते सबसे पहले चेक करो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एग्रीमेंट। फिर पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है उनकी फ्री कंसेंट, फिर जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट। लॉफुल कंसीडरेशन क्या होना चाहिए बेटा, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, सारे बोलो मेरे साथ। और एक लैटिन वर्ड है बेटा क्विड प्रो क्यू, चलो अभी छोड़ देते, जब कंसीडरेशन भी अपने आप में एक चैप्टर बनेगा। ये जो वर्ड बोल रहा हूं ना ये चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अभी कंसीडरेशन बताओ, समथिंग इन। अब सुनना बेटा, मैं बेटा सुनना हूं, पीछे बच्चा बैठा, क्या नाम है बेटा, आदित्य। बेटा आदित्य और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, मैंने कहा आदित्य मैं तुझे लॉ पढ़ाऊंगा, कह रहा है कि सर मैं फीस नहीं दूंगा।
मगर फिर कह रहा है कि सर मुझे पता है आप गांजा पीते हो, मैं आपके लिए लेके आया हूं गांजा, और ये 3,000 का, फीस भी आपकी उतनी। अब मुझे बताओ, मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ये मुझे गांजा दे रहा है, कंसीडरेशन है या नहीं? अब कंसीडरेशन तो है पर लॉफुल तो नहीं है, खाली कंसीडरेशन चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन तो है, मानता हूं मैं, समथिंग इन रिटर्न, पर क्या ये लॉफुल कंसीडरेशन है? तो बेटा क्या भी जरूरी है, लॉफुल कंसीडर, लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। बेटा जो भी आप एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। बेटा मैं मिश्रा के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा हूं, मैं कहा छाया को, ऑब्जेक्ट क्या है एग्रीमेंट का, लॉफुल है क्या? मैं इसे कह रहा हूं बेटा ये ना ड्रग्स बेटा आपको सप्लाई करने हैं कहीं, क्या ऑब्जेक्ट हमारे एग्रीमेंट का लॉफुल है, अनलॉफुल? तो लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल। बेटा मैं तेरे साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं कि बेटा इसकी पिटाई करनी है, तुझे पैसे मिलेगा, तो ये बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल, अनलॉफुल? तो लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। और आगे क्या है बेटा? बेटा कुछ ऐसे एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा मैं, बेटा ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा जो लॉ मेकर ने एक 13 पॉइंट की लिस्ट दे रखी है, एक चैप्टर आएगा, एक पूरा चैप्टर आएगा, 13 एग्रीमेंट की लिस्ट दे रखी है, और कई बार 7 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है भाई? अनुभव, कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर कर रखे है, वॉइड। बेटा 13 एग्रीमेंट की एक लिस्ट आएगी, 13 एग्रीमेंट की क्या आएगी, एक, उनको तो लॉ मेकर ने शुरू से ही बता दिया, ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करोगे तो उन्हें क्या माना जाएगा, वॉइड। तो जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो 13 की लिस्ट में नहीं आना। जैसे बेटा एग्रीमेंट क्या है, आर्यन की, बेटा मैं, हाँ बेटा चलो चलो इससे पूछ लेते, हाँ बेटा बताओ क्या? बेटा अभी मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं गया हूं, अगला मेरा टॉपिक अगली क्लास में क्या स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बताऊंगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी बताऊंगा, वॉइड एग्रीमेंट भी बताऊंगा। बेसबर आदमी जुबान भी जला लेता है और खाने का स्वाद भी नहीं लेता। बात मैंने बड़ी बता दी, मैंने बस इतना बता दिया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा, अभी मेरा वो टॉपिक ही नहीं है। जब मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दूंगा तेरा डाउट ही नहीं आएगा। आज मेरा जो टॉपिक है उस पे बेटा लॉ का एक रूल होता है जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया होगा, लॉ को टोटलिटी में पढ़ो। जब मैं बोल दूं कि मैंने सब कुछ कंसीडरेशन पे कंप्लीट करा दिया तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ फिर भी बीच में आप क्वेश्चन देखो, मैंने ऐसा नहीं आपको, मैंने कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा अगली क्लास, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक पूरी क्लास चलेगी 2 दिन, उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, तो मैं क्या कहना चाहता हूं अभी बताओ मुझे जल्दी से। 13 एग्रीमेंट लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली, और ये सेक्शन बेटा कहां मिलेंगे जाके आपको, 24(2) एंड सेक्शन, यानी लॉ मेकर ने कुछ एग्रीमेंट एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर कर दिए, उन एग्रीमेंट में एंटर मत करना। पता उसमें से कैसे कैसे एग्रीमेंट है, एक का नाम है एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, अगर तुम माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे क्या माना जाएगा, वॉइड। तो ये कहां है, लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया। ये बेटा ध्यान से सुनो, आर्यन, मैं और मिश्रा साहब बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर, और पता क्या कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, आर्यन की शादी नहीं होने देंगे। किसी की शादी को रोकने के लिए, रेस्ट्रेन करने के लिए एग्रीमेंट भी लॉ मेकर ने क्या डिक्लेयर कर रखा है, तो मैं क्या बताना चाहता हूं, सारे बच्चे बताओ मेरे साथ, 13 एग्रीमेंट हम आप ऐसे पढ़ेंगे जो लिस्ट दे रखी है, उनको लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर कर रखा है, वॉइड। अब जल्दी से बताओ मुझे सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले बात, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, क्या पार्टीज टू बी कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट या लॉफुल ऑब्जेक्ट, और नॉट एक्सप्रेसली, यानी 13 ऐसे एग्रीमेंट है जो लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर कर रखे हैं। तो उन 13 एग्रीमेंट में एंटर मत करना, क्योंकि वो तो शुरू से ही गलत माने। क्या सिर्फ सेक्शन 10 ही देखना है, नहीं, और देखो बेटा अदर सेक्शन कौन से है, टू पार्टीज, देयर मस्ट बी एटलीस्ट, ये सेक्शन 10 ने नहीं बताया,
अदर बातें भी हमें ध्यान रखनी। देयर मस्ट बी एटलीस्ट इंटेंशन टू क्रिएट। आया याद? यहीं से तो कौन सा कंसेप्ट निकला है, पूरी क्लास में जो बच्चा बोल देगा मैं समझ आ जाएगा उसको। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मैं बोल रहा हूं, उधर से कुछ आवाज आनी चाहिए मुझे। बिजनेस और सोशल डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट, जो बातें मैंने की थी ना, वो किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए की? इंटेंशन टू क्रिएट। और बताना यूजुअली कहां पे प्रिजम्पशन मानी जाती है? देयर इज ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बिजनेस एग्रीमेंट में हमेशा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है, और सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में यूजुअली क्या प्रिज्यूम किया जाता है? देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बात समझ में? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल, बहुत सारी बेटा लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है, जो पता है ये जो बातें मैं लिख रहा हूं ये सब ना एक्सप्लेन भी होगी अब एक एक, सब क्या भी होगी, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप बना रहा हूं। नीचे हम देखो, जब मैं लाइनें पढ़ूंगा तब मजा नहीं आएगा, लेकिन अब तुम्हें फ्री कंसेंट का बहुत कुछ हल्का सा आइडिया हो चुका है। कंसीडरेशन तो मैं पहले ही इन्हीं पॉइंट के साथ आपको समझाने की कोशिश, फिर नीचे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो मुझे बताओ, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। बेटा जब भी आप कोई एग्रीमेंट बनाते हो राइटिंग में होना चाहिए, वो लीगल फॉर्मेलिटीज पता क्या है? रजिस्ट्रेशन। आपको अपने एग्रीमेंट को क्या भी कराना पड़ेगा? स्टैम्प पेपर पे बनेगा, और स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, जो क्या होता है? टैक्स होता है। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? टैक्स। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये क्या है बेटा? बेटा जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, मीनिंग मस्ट बी सर्टेन। मीनिंग मस्ट बी, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको ऑयल सप्लाई करूंगा, लेकिन आपने ये तो नहीं बता कौन से टाइप का ऑयल सप्लाई। तो जब भी आप किसी एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या होना चाहिए एग्रीमेंट में बेटा? सर्टेन। वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मीनिंग सर्टेन। अगर मैं ये बोलूं बेटा कि मैं 100 लीटर आपको कोकोनट ऑयल सप्लाई करूंगा, तो मैंने कोकोनट ऑयल बोल दिया। भैया मेरा बिजनेस 20 तरीके के ऑयल सप्लाई करता हूं, अगर एग्रीमेंट में क्लियर नहीं लिखा होगा कौन सा ऑयल सप्लाई करना है, तो क्या मीनिंग सर्टेन है क्या? लेकिन पेपर में आर्यन ध्यान से, मेरी दुकान पे सिर्फ कोकोनट ऑयल ही मिलता है, तो फिर मीनिंग क्या है बेटा? अरे भैया तू कौन सा और सप्लाई करता, तेरी दुकान ही किस चीज की है? लेकिन अगर मैं 10 तरीके के ऑयल सप्लाई करता हूं, तो क्या वहां पे क्या कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में क्लियर होना चाहिए? नहीं। मीनिंग यानी टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर्टेन। कई बार बोल नहीं देता बेटा कि भैया मैं ये सामान खरीदना चाहता हूं 10-20 हजार रुपए में। 10-20 हजार में? अब 10 या 20 सर्टेन करना बेटा। 10 मैं कई बार बोल नहीं देते, ले लेना 10-15 रुपए। 10-15 रुपए, 10 या 15, हाँ दोनों मिला के, ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं लेनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ। भैया वही एग्रीमेंट में एंटर करो जो पॉसिबल टू परफॉर्म है। एक लड़का लड़की को कह रहा है बेटा एग्रीमेंट में कि मैं तेरे लिए चांद तारे ले आऊंगा, ले आएगा? क्या पॉसिबल टू परफॉर्म है? अरुण बाबा बेटा आज काले कपड़े पहन के आए, तांत्रिक बाबा कह रहे कि मुर्दा जो लाश पड़ी है 5 लाख रुपए में मेरे साथ एग्रीमेंट कर, इसको अभी जिंदा कर देता हूं। क्या ये पॉसिबल टू परफॉर्म है? अरे नहीं कर सकता बेटा, मर गए तो बेटा कोई मर गया, वरना बेटा अगर ऐसा भी होता ना, अगर जिंदा हो जाते तो लोग भगवान को मानना छोड़ देंगे। बस एक एक ना गरीब और अमीर आदमी को ऊपर वाले की कृपा से है सब मरते हैं, इसलिए लोगों में दया है, इंसानियत है थोड़ी सी। अगर अमीरों को ये पता होता ना कि वो मरेंगे नहीं, फिर देखना बेटा गरीबी कैसे मिटती। गरीबी मिटाने का एक तरीका है, गरीबों को ही मिटा दो तो सिर्फ अमीर ही रहेंगे। वो तो लोगों में डर है कि सबको एक दिन मरना है। चलो बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ, बेटा ये देखना ये पेपर में, अब देखना बेटा सेक्शन 10 ने हमें क्या बोला? ऑल एग्रीमेंट आर, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे? इफ दे आर मेड बाई फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। और पार्टीज क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू फॉर ए लॉफुल, विद ए लॉफुल एंड, ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जो एक्सप्रेसली क्या डिक्लेयर है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सेक्शन 10 को आप अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिख के आओगे आपको ऐसा लिखना चाहिए? नहीं। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, जब आपने वहां से ऐसे पढ़ लिया, लैंग्वेज जो बच्चा बोलता है मेरे से लिखा नहीं जाता, जिसको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए,
उसको क्या दिक्कत है बेटा लैंग्वेज लिखने में? सेक्शन 10 की ये लैंग्वेज लिखनी है आप। सेक्शन 10 ने हमें क्या बताया? ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेंगे जब पार्टीज की क्या है? फ्री कंसेंट, पार्टी टू बी कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर। कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली लॉ ने क्या डिक्लेयर कर रखे हैं, वो एग्रीमेंट नहीं होने। अब ये देखना क्या लिखा हुआ है बेटा, ये देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। हाँ भाई, कह रहा है कि खाली सेक्शन 10 में जो 5 पॉइंट है वो नहीं चेक करने हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे अदर सेक्शन और डिसाइडेड केस है जिनको ध्यान में रखना है, और उसी से पता चलेगा कि असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्या सिर्फ सेक्शन 10 ही मैटर करता है? अदर सेक्शन भी है, और अदर सेक्शन के साथ कुछ डिसाइडेड केस। बात बताओ बेटा, समझ में आई है नहीं? पक्का? यहां तक पक्का बताए बेटा? ध्यान से सुनना, इतना ही रखेंगे, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है क्योंकि बेस बनाना। लेकिन सुनो, आपको एक तरीका बताता हूं। आज हमने दूसरी क्लास ली, आपका होमवर्क क्या होगा? जब मैं दूसरी क्लास कराऊं, आप पहली क्लास और दूसरी दोनों को बहुत अच्छे से, जब मैं तीसरी क्लास कराऊं तो पहली, दूसरी और तीसरी भी पढ़े। जिस बच्चे ने ये रूल फॉलो किया सिर्फ उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में। यानी सबसे पहले आज सेकंड पढ़ना और फिर फर्स्ट भी पढ़ना और फिर दोनों को पैक कर देना। फिर तीसरी क्लास चलेगी तो तीसरी में जो मैंने पढ़ा उसी दिन पढ़ना है, और फिर तीनों को एक साथ जोड़ के पढ़ना। इससे क्या होगा? तुम रिपीटेशन मोड में रहोगे, तुम बार बार रिवाइज कर रहे हो, तुम कभी भूलोगे बेटा। चैप्टर ये मुश्किल नहीं है, लेंथी है, और कहीं ना कहीं अभी तक जो चला है आपको इतना भी समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है नहीं मेरे कुछ एग्जाम्पल बेटा, ये उल्टे देसी एग्जाम्पल जो मैं देता हूं ये पेपर में क्लिक कर जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं। तो बेटा कोई भी अदरवाइज ना ले। ऑल द कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी आर फिक्टिशियस। कभी कोई मेरी बातों से बेटा हर्ट हो कि मैंने क्या कह दिया, मेरी इंटेंशन कुछ वैसी नहीं है। स्पेशली पर्पज है कि कंसेप्ट आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। आज के यूथ को उल्टे सीधे ही ऐसे उससे ही समझ में आता है। कोई सो रहा हो और कोई गर्लफ्रेंड की बातें चल जाए, ओ भैया ये मैं भी उठ गया हूं, है या नहीं बेटा? तो ये चीजें है ये बेटा। तो थोड़ा सा ना बेटा मुझे अनएथिकल बनना पड़ता है, मैं हूं एथिकल इंसान।